Very good afternoon, everybody. This is the very first class for the semester 4 microeconomics, right? सिलेबस की अगर बात करेंगे तो रीडिंग लिस्ट आपके पास है। 5 यूनिट्स मेरे पास अवेलेबल है। सबसे पहले मेरे पास मोनोपोली लगा है, फिर जनरल इक्विलिब्रियम लगा है, फिर मोनोपोलिस्टिक लगा है, देन पब्लिक गुड्स एंड द एक्सटर्नैलिटीज। खैर, मैं सिलेबस यहाँ पे बताने में समय नहीं खराब करूंगा। बस खुशी की एक सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए है, यूनिवर्सिटी ने मेरी फेवरेट बुक्स लगाई है, दैट इज द हॉल आर वेरियन एंड निकल्सन स्नाइडर। ठीक है, दीज टू आर द फेवरेट ऑथर्स ऑफ पीएमजी। मतलब मेरे को ये पर्सनली बुक्स बहुत पसंद है। या आप ऐसा कह दीजिए, मुझे इस दोनों किताबों के एक एक डॉट, फुल स्टॉप, कॉमा भी मेरे ब्लड के अंदर है। बिकॉज 2009 से लेके 2021 तक ऑलमोस्ट 12 साल, ठीक है, यही रीडिंग लिस्ट हुआ करती थी। तो इसका एक एक वर्ड छपा हुआ है मेरे दिमाग के अंदर। मतलब आप में से सीधा कोई भी आप अंडरलाइन करके भी पढ़ोगे ना, तो मुझे पता है कि आपने निकल्सन में कहाँ से सवाल पूछा है। तो निकल्सन स्नाइडर हॉलर वेरिएंट तो बहुत पुरानी बुक्स है और बहुत नंबर वन बुक्स मैं इनको मानता हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन्होंने बहुत अच्छा किया जो वापस से इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो हम स्टार्ट करें दोस्त। मोनोपोली हम चैप्टर की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही बेटा हम मोनोपोली का वर्ड यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पे आपकी जो करंट रीडिंग लिस्ट है उसके हिसाब से यूनिट 1 है, चैप्टर नंबर 14 फ्रॉम निकल्सन एंड स्नाइडर। मैं लिखूंगा एन एंड एस, मतलब निकल्सन स्नाइडर का चैप्टर नंबर 14 हमको डिस्कस करना है। बच्चे देखो, आज की क्लास में ना कुछ एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन फंडामेंटल बेस बहुत स्ट्रांग मैं आपका करने वाला हूँ, ठीक है। कॉलेजेस में आप लोगों के स्टार्ट हो चुकी है ऑनलाइन क्लासेस, किसी किसी कॉलेज में, किसी किसी में ऑफलाइन भी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ध्यान से बहुत पढ़ना है, ठीक है। हम ना यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। मैंने कहा है भाई, मार्केट्स की अगर हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, और यू कैन से टाइप्स ऑफ मार्केट, तो आपने बहुत सारे नाम सुने हैं। सबसे पहले आपने नाम सुना परफेक्ट कंपटीशन, फिर आपने एक नाम सुना मोनोपोली, फिर आपने एक नाम सुना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और फिर आपने एक नाम सुना ओलिगोपोली। ऐसी और भी बहुत सारी मार्केट्स हैं, मैं अभी जिक्र नहीं कर रहा, मैं 4 मार्केट्स का नाम ले रहा हूँ। देखिए, जब आपने पहली बार इन मार्केट्स का नाम सुना तो आप स्कूल में थे, 11वीं कक्षा के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, तो वहां पे कहा हुआ टाइप्स ऑफ मार्केट। तो सबसे पहले पढ़ाया गया आपको परफेक्ट कंपटीशन। तो वहां पे कहते थे बचपन में पढ़ा होगा फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन या अजम्पशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। सबसे पहले पढ़ाया गया आपको वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। पहले सबसे पहले ये सिखाया जाता है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। दूसरा दिखाया जाता है भाई यूनिफॉर्म प्राइसिंग होता है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होती है। हम उसको थोड़ा सा ब्रीफिंग करेंगे, बिकॉज हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है जाके, तो चीज़ें अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन जब आप कहते हैं कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, मतलब खरीदने वाले बहुत सारे हैं, बेचने वाले बहुत सारे हैं। तो नो इंडिविजुअल बायर और नो इंडिविजुअल सेलर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। ये सुनने में आता है, कहता हाँ जी, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री, ईच फर्म इज जस्ट अ प्राइस टेकर। मोनोपोलिस्टिक में क्या आप सुना आपने, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, वेरी हटा के लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स बन गया। ओलिगोपोली में क्या आया, फ्यू सेलर्स, फ्यू सेलर्स। और मोनोपोली में क्या आया, सिंगल सेलर। अब देखो, ये बात तो समझ में आ गया, अगर सिंगल सेलर है, एक ही सेलर है, तो मोनोपोली है। टू और मोर, दो या दो से ज्यादा है तो ओलिगोपोली है। लेकिन इसकी रेंज क्या है, कि सर ऐसा कोई रेंज है कि 10 तक है तो ओलिगोपोली है, 11 हो जाएगा तो मोनोपोलिस्टिक हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। या 5 है तो ओलिगोपोली है, 6 फर्म्स हो जाएगी तो मोनोपोलिस्टिक हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है। या 50 है तो ओलिगोपोली है, 51 है तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन? ऐसा तो नहीं है। क्या देर आर एनी फिक्स नंबर ऑफ फर्म्स, इतनी नंबर ऑफ फर्म्स है तब तक तो वो ओलिगोपोली है, इसको क्रॉस कर दोगे तो मोनोपोलिस्टिक हो जाएगा? ऐसा तो कोई डिफाइन नहीं है ना। या ऐसा तो नहीं है कि 100 फर्म्स है तो मोनोपोलिस्टिक है, 100 हो जाएगी तो परफेक्ट हो जाएगा, या 500 तक ये है, 501 हो जाएगी तो है। ऐसा सिर्फ नंबर ऑफ फर्म्स के ऊपर 100% डिपेंडेंसी नहीं होती है। हमको किसी मार्केट की स्टडी करनी है, तो नंबर ऑफ सेलर्स के अलावा और भी उस मार्केट के क्या होते हैं जी, पहचानने के तरीके होते हैं। सिर्फ नंबर ऑफ सेलर्स के बेसिस पे हम नहीं आ सकते। हाँ, सिंगल सेलर सिर्फ एक है तो मोनोपोली, इसको तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिंगल सेलर मतलब मोनोपोली, दो या उससे ज्यादा है फिर इनमें से कैटेगरी आएगी। समझ में आ गई?
ये जितनी भी मार्केट्स है ये सब सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करी गई है, बायर से नहीं करी गई। खरीदने वाले यहाँ भी ज्यादा है, यहाँ भी ज्यादा है, यहाँ भी ज्यादा है, यहाँ भी ज्यादा है। ये सारी मार्केट जो डिफाइन करी गई है, नंबर ऑफ सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करी गई है। सिर्फ एक मार्केट ऐसी होती है जो बायर के हिसाब से डिफाइन की जाती है, वो मैं नाम बोल रहा हूं, लिखूंगा नहीं, आपके सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है। दैट इज द मोनोप्सोनिस्टिक। मोनोप्सोनिस्टिक कंपटीशन होती है। ये एक ऐसी मार्केट है जहां पे खरीदने वाला एक इंसान होता है, ओनली अ सिंगल बायर। तो ऐसा कौन सा है भाई, तो खरीदने वाला ही सिर्फ एक है, पॉसिबिलिटी होती है। ये एक आइसोलेटेड मार्केट्स होती है। एग्जाम्पल समझिएगा, मान लो एक विलेज है कहीं पर, ठीक है, आइसोलेटेड विलेज है या आइसोलेटेड कोई आइलैंड है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा नहीं है। तो नॉर्मली गांव के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा नहीं है। वहां पे सिर्फ एक ही कोल माइन है, देयर इज ओनली अ सिंगल कोल माइन। तो उस आइलैंड पे रहने वाले या उस गांव में रहने वाले जितने लोग हैं, अगर आपको काम करना है तो आपको या तो उस आइलैंड पे काम करना पड़े, उस कोल माइन के अंदर काम करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर अपना घर छोड़ के किसी बाहर एरिया में जा करके आपको वहां पे जॉब की तलाश करनी पड़ेगी। तो लेबर विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ कमोडिटी, लेबर डिमांड लेबर सप्लाई पढ़ते हैं ना आप लोग। तो उस पर्टिकुलर आइलैंड पे लेबर की डिमांड करने वाला कौन है? सिंगल पर्सन, द ऑनर ऑफ दैट कोल माइन। कोई और फर्म लेबर की डिमांड करती ही नहीं है, तो सिंगल बायर है वहां पे लेबर का। उस तरीके की मार्केट क्या कहलाती है? मोनोप्सोनिस्टिक मार्केट कहलाती है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स 8 के 8 सेमेस्टर भी पढ़ के निकल जाओगे, कहीं मोनोप्सोनिस्टिक का जिक्र नहीं आएगा, इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा। कहते फिर कहाँ पढ़ने को मिलेगा? कोई यूपीएससी इकोनॉमिक्स की तरफ ऑप्शनल पेपर लेता है, या इकोनॉमिक सर्विसेज की तरफ आप जाते हैं, या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो वहां पे आपको मोनोप्सोनिस्टिक पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। फिर भी किसी के अंदर चुल ज्यादा है कि नहीं मुझको मोनोप्सोनिस्टिक सीखनी है, तो बता देना, सिलेबस में नहीं है फिर भी पढ़ा दूंगा, अगर आप कहोगे तो। क्लासेस में नहीं पढ़ाऊंगा, अलग से वैसी वीडियो दे दूंगा कोई। फिलहाल वापस आता हूँ, हम यहाँ पे जितनी मार्केट्स की बात कर रहे हैं, दीज ऑल मार्केट्स आर ऑन द बेस्ड ऑफ द नंबर ऑफ सेलर्स, ये सारे सेलर्स के हिसाब से है। अच्छा, अभी ना इस बात को हम समझ लेते हैं, निकलसन स्नाइडर क्या करता है। देखो, मैंने निकलसन स्नाइडर हजारों बार पढ़ी है, इसलिए मुझे उसकी एक एक वर्ड पता है। वो जब भी आपको मोनोपोली पढ़ाएगा ना, जब भी मोनोपोली का कोई भी टॉपिक पढ़ाएगा, वो हर समय क्या करेगा? परफेक्ट कंपटीशन के कंपैरिजन में पढ़ाएगा कि परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा था, इसमें ऐसा है, परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा था, इसमें ऐसा है, उसमें ऐसा था, इसमें ऐसा है। तो वेन एवर यू विल स्टडी मोनोपोली फ्रॉम द निकलसन स्नाइडर, एवरी टाइम इन द ईच एंड एवरी टॉपिक आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा उससे, किसका? परफेक्ट कंपटीशन का, ठीक है। इसलिए मैं पहले परफेक्ट कंपटीशन की ही एक बात लिखता हूँ। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता था? एक होती थी इंडस्ट्री, या जिसे आप मार्केट भी कह सकते हैं, और एक होता था बेटा मेरे पास फॉर्म। ऐसे होता था परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। इंडस्ट्री क्या होती थी जी? इंडस्ट्री के अपने डिमांड सप्लाई कर्व्स हुआ करते थे। ये लोग क्या करते थे? प्राइस को डिटरमाइन करते थे विद द हेल्प ऑफ मार्केट सप्लाई, मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई फोर्सेस। एंड ईच फर्म इज जस्ट अ प्राइस टेकर, एंड ईच फर्म इज जस्ट अ प्राइस टेकर, ऐसे पढ़ा है। एंड दिस इज नथिंग बट द डिमांड कर्व, और यू कैन से द एवरेज रेवेन्यू कर्व, और यू कैन से द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फॉर द फर्म। तो फर्म क्या होती थी? फर्म इज जस्ट अ प्राइस टेकर, ये बात सबको याद है। और यहाँ पे जो फर्म की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हम बात करते हैं, वो इन्फिनिटी होता था, कि एक गिवन प्राइस पर फर्म कितना भी आप सप्लाई कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं। कहते हैं कंज्यूमर भी एक गिवन प्राइस पे जितनी मर्जी क्वांटिटी को खरीद सकते थे। याद है इतनी कहानी? डिमांड का वो फर्म इज हॉरिजॉन्टल परफेक्टली इलास्टिक। यहां पर मैं एक स्टेटमेंट बोलने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। डिमांड कर्व ऑफ इंडस्ट्री, सुन लीजिए प्लीज, लिखने का मौका दूंगा, सुन लीजिए। डिमांड कर्व ऑफ इंडस्ट्री इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग irrespective of the nature of the industry. Demand curve of the industry of the market is always downward sloping irrespective of the nature of the market, because of the basic thing that is a law of demand, right? Even in case of perfect competition, when the demand curve of a firm is perfectly elastic, horizontal है, उस सिचुएशन में भी जो इंडस्ट्री का डिमांड कर्व है वो कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। याद रहेगी बात ये। मोनोपोली में कितनी फर्म्स होती है? कहती सर सिर्फ एक ही फर्म होती है। वाह। इंडस्ट्री कैसे बनती है? सारी फर्म्स को कलेक्टिवली जब हम जोड़ देते हैं तो वो इंडस्ट्री का नाम आ जाता है। ऑल फर्म्स कलेक्टिवली नोन एज द इंडस्ट्री, राइट।
मोनोपोली के अंदर एज देर इज अ सिंगल फर्म, सो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन इन द फर्म एंड द इंडस्ट्री। फर्म कह लो, इंडस्ट्री कह लो, बात ही एक है। एंड वी आर सेइंग दैट द डिमांड कर्व ऑफ द इंडस्ट्री इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो मोनोपोली जो फर्म है उसका डिमांड कर्व भी कैसा हो जाएगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है, एक नोटबुक बना लीजिए सुंदर सी। सेमेस्टर 4 में आई डिक्टेट ईच एंड एवरीथिंग, आई डिक्टेट ईच एंड एवरीथिंग, ताकि आपको साथ साथ ही पढ़ने का मौका मिलता है। ठीक है, आप लिख लीजिए, साथ साथ डेफिनेशंस भी मैं लिखवाऊंगा इस बार सारे। लिख लीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए प्लीज। डिमांड कर्व ऑफ द इंडस्ट्री इज ऑलवेज, डिमांड कर्व ऑफ द इंडस्ट्री, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को बेटा? एम आई ऑडिबल? यस क्या सर। बीच में नेटवर्क इश्यूज हुआ है क्या कुछ? यस सर, ग्लिच हो गया था, पॉज हो अब गया था ठीक, सर वीडियो। अब ठीक है सब? यस अच्छा सर। लिखिएगा प्लीज। यस सर। डिमांड कर्व ऑफ द इंडस्ट्री इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, demand curve of the industry is always downward sloping, comma, irrespective of the market structure, irrespective of the market structure। कोई एक्सेप्शनल केस आ जाए वो एक अलग बात है, ठीक है, अदरवाइज नॉर्मली हम बात कर रहे हैं irrespective of the market structure, full stop। in monopoly, in monopoly, comma, there is no distinction between the firm and the industry। in monopoly, there is no distinction between the firm and the industry। So the monopolist firm faces downward sloping demand curve। So monopolist firm faces downward sloping demand curve, right? अब एक बात तो समझ में आ गई कि मोनोपोलिस्ट जो है उसका डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। बट डाउनवर्ड स्लोपिंग कैन बी लीनियर, कैन बी कॉन्वेक्स, कैन बी कॉन्केव। अभी हम बात स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर से। देखना बच्चे बहुत ध्यान से, मैंने कहा लेट द डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोलिस्ट बी प्राइस इज इक्वल्स टू ए माइनस बी क्यू। बेटा क्वांटिटी को आप एक्स से भी दिखा सकते हैं, क्यू से भी दिखा सकते हैं, कोई उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप जो मर्जी लिख सकते हैं। बस मैंने यहाँ पे क्या किया, प्राइस और क्वांटिटी का एक इनवर्स रिलेशनशिप दिखाया नेगेटिव लगा के, और डिग्री दोनों की 1 1 रखी है, ताकि मैं एक लीनियर डिमांड फंक्शन की बात करूं, बाद में जाके फिर हम उसे चेंज भी कर लेंगे। ठीक है, अब एक बात सुनना बहुत ध्यान से, जब हम किसी भी डिमांड कर्व को ड्रॉ करेंगे तो दो तरीके से यहाँ पे ड्रॉ हो सकता है। थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, बुक्स में मेंशन नहीं है, आप जरा ध्यान से देखिए। मान लीजिए मैं इसको डायग्राम को ड्रॉ करना चाहता, डिमांड कर्व को, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अगर क्यू की वैल्यू 0 है तो वर्टिकल इंटरसेप्ट कितना आएगा, मेरा ए आ जाएगा जी। द वर्टिकल इंटरसेप्ट इज ए। और अगर पी की वैल्यू 0 करूंगा तो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट विल बी ए बाय बी। अगर 0 है ना, क्यू की वैल्यू क्या होगी, ए अपॉन बी, लाइक दिस। तो मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो कर्व मेरे पास बन के तैयार हुआ, दिस इज द डिमांड कर्व। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? नाउ इफ आई वुड लाइक टू कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू, दैट इज प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, तो मैंने P को रिप्लेस करा, दैट इज A माइनस बी क्यू इंटू क्यू, दैट इज ए क्यू माइनस बी क्यू स्क्वेयर, डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी इज नथिंग बट द मार्जिनल रेवेन्यू, दैट इज A माइनस 2BQ। तो मेरे पास मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन जो आया वो आया A माइनस 2BQ। इसको अगर मैं डायग्राम पे प्लॉट करता हूं, तो अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी को 0 करूंगा तो मार्जिनल रेवेन्यू का भी जो वर्टिकल इंटरसेप्ट होगा वो कितना होगा बेटा, ए होगा, दैट इज सेम। और अगर मैं मार्जिनल रेवेन्यू को 0 पुट कर दूंगा तो क्वांटिटी विल बी ए अपॉन 2B, मतलब इस वाले का इंटरसेप्ट का ए अपॉन 2B, इसका एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा। तो मैंने इसको हाफ कर दिया जी, ए अपॉन बी। ये मैंने यहाँ पे आपका एक एम आर कर बना दिया जी, मैं कहा ये मार्जिनल रेवेन्यू का। ये बात सबको समझ में आती है? यहां तक किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज।
अब एक बात समझना जी ध्यान से, ये तो चलो मेरे पास एक इक्वेशन की बनती, उस इक्वेशन की हेल्प से मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया। लेकिन यही सेम चीज अगर मैं एक टेबुलर स्टेटमेंट से ड्रॉ करूंगा तो थोड़ी सी चीजें बदल जाती है। देखिए कैसे, लुक एट द स्क्रीन प्लीज। मैंने कहा एक मोनोपोलिस्ट है, डिमांड का वो उसका डाउनवर्ड स्लोपिंग है। मान लीजिए आप एक मोनोपोलिस्ट है, मैं एक कस्टमर हूं, मैं आपके पास आया, मैंने कहा हेलो मोनोपोलिस्ट, हाउ आर यू, अगर सर मैं आपसे एक ही क्वांटिटी परचेज करूंगा तो आप मुझे कितने में देंगे? आपने कहा जी अगर आप एक क्वांटिटी परचेज करेंगे तो मैं आपको 10 रुपीज के लगा लूंगा। मैं कहा ठीक है। मैं कहा सर अगर मैं आपसे 2 यूनिट परचेज करूंगा तो क्या करेंगे? कहते हैं मैं आपको 9 रुपीज लगा लूंगा। लॉ ऑफ डिमांड चल रहा है भाई। मैं कहा आप, मैं 2 यूनिट डिमांड करूंगा, आप 9 रुपए ईच लगा लोगे। मैंने कहा 3 करूंगा तो कहते हैं 8 रुपए लगा लूंगा, 4 करूंगा तो 7 रुपीज ईच लगा लूंगा। मैं कहा चलो ठीक है। मैं 5 करूंगा तो कहते 6 रुपए ईच लगा लूंगा। अगर यहां से मैं टोटल रेवेन्यू निकालूं, दैट विल बी 10, 18, 24, 28 एंड नाउ 30। यहां से अगर मैं मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट करूंगा, 0 यूनिट बिकेंगे तो जीरो ही हमारे पास रेवेन्यू था। फर्स्ट यूनिट पे एडिशनल रेवेन्यू कितना है? 10, देन 8, देन 6, देन 4, देन 2, लाइक दिस। अगर यहां पर मैं इस कर्व को ड्रॉ करना स्टार्ट कर दूं, मैंने कहा भैया डिमांड कर्व ड्रॉ करना है, फर्स्ट यूनिट से पहले तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। इधर देखिए प्लीज एवरीबडी, फर्स्ट यूनिट पे डिमांड कर्व का इंटरसेप्ट कितना आएगा? 10 आएगा। बोलो, से यस और नो। एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? यस। फर्स्ट यूनिट पे डिमांड कर्व का भी इंटरसेप्ट 10 है और मार्जिनल रेवेन्यू का भी इंटरसेप्ट 10 है। तो यानी कि फर्स्ट यूनिट पे अगर मान लीजिए आप इसको कहते हो ये 10 यूनिट्स है, तो यहां से मेरा डिमांड कर्व आएगा और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी मेरा यहीं से ही आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? व्हेन वी हैव अ टेबुलर स्टेटमेंट, MR curve and demand curve intersects each other, or you can say this, they are equal at the first unit of output. बट लेकिन जब हमने इसको मैथमेटिकल इक्वेशन से ड्रॉ किया था, दे वर इक्वल एट द जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। कहता है अब हमको डायग्राम में इसको फॉलो करना है या इसको फॉलो करना है। देखो जी, अगर तो टेबुलर स्टेटमेंट होगी तो ऑब्वियसली हम ऐसे बनाएंगे, बट हमारे पास टेबुलर स्टेटमेंट एज सच होती नहीं है, हमारे पास नॉर्मली इक्वेशंस होती है। तो आई प्रेफर दिस थिंग, स्टार लगा दिया, आई प्रेफर दिस टाइप ऑफ फंक्शंस, डिमांड कर्व एंड द MR फंक्शन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इन्फॉर्मेशन। अगर इन्फॉर्मेशन हमारे पास टेबुलर स्टेटमेंट की है तो डेफिनेटली हम उसकी तरफ जाएंगे, अदरवाइज जब कुछ नहीं है तो वी विल फॉलो दिस, राइट। अब मुझे यहाँ पे स्लोप निकालनी है जी, दो चीजों की, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। देखना जी ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप यहाँ पे आने वाला है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड द स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। बेटा स्लोप निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हम सबसे इजीएस्ट तरीका लगाएंगे विच इज डीवाई बाई डी एक्स। सीधा सीधा है, डीवाई बाई डी एक्स स्लोप हमारे को निकाल के दिखानी है। मैं चाहूं तो कोई और तरीका भी निकाल सकता हूँ भाई, लेकिन वो सिर्फ लीनियर फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल होंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी या कोफिशिएंट ए अपॉन बी, है ना। लेकिन फिर जब नॉन लीनियर फंक्शन आएंगे हम परेशान हो जाएंगे, तो बेटर हमारे लिए क्या है, डीवाई बाई डी एक्स से हम स्लोप निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैंने क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया, वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस भी है एंड वर्टिकल एक्सिस पे मार्जिनल रेवेन्यू भी, ठीक है जी। डिमांड कर्व अगर आप इधर देखिए प्लीज लुक एट द स्क्रीन, जब डिमांड कर्व देख रहे हो तो आपने वर्टिकल एक्सिस से प्राइस यूज किया और यहाँ पे यूज किया, तो डीवाई बाई डी एक्स का जो मेरा मतलब है क्या हो गया, ये डीपी अपॉन में डी क्यू हो गया ना, डीपी अपॉन में डी क्यू हो गया, सही है सुनो। तो इस फंक्शन में अगर मैं डीपी अपॉन डी क्यू निकालूंगा तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू क्यू, व्हाट आई गेट माइनस बी, आई गेट माइनस बी, तो माइनस बी बिकम्स द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। सिमिलरली अगर मैं MR फंक्शन को स्लोप निकालना चाहता हूं तो यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे मैं MR को यूज करूंगा, हॉरिजॉन्टल पे क्वांटिटी करूंगा, तो डीवाई बाई डी एक्स का मेरे पास क्या मतलब होगा, चेंज इन MR ड्यू टू चेंज इन दी आउटपुट। तो इस फंक्शन को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, व्हाट आई गेट -2b। तो MR कर्व की जो स्लोप होगी वो होगी -2b। देखो जी, नेगेटिव तो हमारे पास ये भी है, नेगेटिव मेरे पास ये भी है, तो इसका इम्प्लीकेशन है कि दोनों फंक्शन ही मेरे डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बोथ फंक्शन डाउनवर्ड स्लोपिंग। लेकिन इसकी स्लोप b है, इसकी स्लोप 2b है, तो जो स्लोप डिमांड कर्व की है MR की स्लोप उससे डबल है।
So I can write a relationship here that slope of marginal revenue curve is twice the slope of demand curve. Is twice the slope of demand curve. Conditions apply. या दो कंडीशन लगेगी. तो ये जो रिलेशनशिप हमने यहाँ पे लिखा है कि एमआर की स्लोप डबल होती है डिमांड कर्व की स्लोप से, ये तभी होगा जब दो कंडीशन साइमल्टेनियसली अप्लाई होगी. एक भी कंडीशन अगर छूट जाएगी तो रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा. कहता है वो कौन सी हमारे पास दो कंडीशन है, देखिए ध्यान से. फर्स्ट कंडीशन है मेरे पास लीनियर डिमांड कर्व. फर्स्ट कंडीशन है मेरे पास लीनियर डिमांड कर्व. और सेकंड कंडीशन जो मेरे पास है दैट इज द यूनिफॉर्म प्राइसिंग. यूनिफॉर्म प्राइसिंग. और साथ साथ मैं लिख दे बीच में एंड का मतलब दोनों कंडीशंस एक साथ अप्लाई होनी चाहिए. एक भी कंडीशन अगर छूटी तो ये रिश्ता टूट जाएगा. तो मैं यहाँ पे आपको एक बार लीनियर डिमांड कर्व की एक्सप्लेनेशन दूंगा कि अगर लीनियर डिमांड कर्व नहीं होगा तो रिलेशनशिप क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, या एक बार दिखाऊंगा कि यूनिफॉर्म प्राइसिंग नहीं होगा तो ये रिलेशनशिप क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है प्लीज लेट मी नो. एंड डाउट स्टिल हियर, आई नीड आंसर ऑफ एवरीबडी. एंड डाउट स्टिल हियर. No, sir. No, sir. बाकी No, sir. लोग भी बोल सकते हैं भाई, दो ही जन जवाब दे रहे, क्या बात. No, एंड डाउट स्टिल हियर. No, sir. थैंक यू. Sir, can you show the tabular data? यस प्लीज. भाई आप सबसे रिक्वेस्ट है, देखो कैमरास प्लीज ओपन करिए एवरीबडी प्लीज. गुंजन, माधव, सृष्टि, आशी, लक्ष्य, मान्या, पीयूष, आर्यन, ओपन वेबकैम्स प्लीज. डू इट फास्ट. रौनक, विदुषी, चलिए जी कैमरा ओपन करेंगे. खुशहाली ग्रोवर जी, ओपन वेबकैम्स प्लीज. सर एक बार फर्स्ट पेज दिखा दो. हाँ जी मैम, ये वाला. सर द फर्स्ट वन. दिस वन. यस सर. चल देखो जी, बिफोर स्टार्टिंग विद द लीनियर डिमांड फंक्शन कंसेप्ट, डू यू नो द रिलेशनशिप बिटवीन price, marginal revenue and price elasticity of demand? हाँ जी, anybody can tell me the relationship? दृशिका गौतम जी, आप बताएंगे मैम. सर प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू. सर आप ही बता दो एक्चुअली. कोई चलिए कोई बात नहीं. देखिए जी, यहाँ पे ये बहुत बेसिक रिलेशनशिप है. सेमेस्टर 1 में भी आपने पढ़ा होगा, 3 में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन भूल गए. कोई बात नहीं, भूल जाते हैं. देखिए जी, मैंने लिखा टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई में क्वांटिटी. मैंने इसे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी. तो लेफ्ट हैंड साइड में आया मार्जिनल रेवेन्यू, राइट साइड में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. प्राइस को मैंने ऐसे कॉमन निकाला. आई एम लेफ्ट विथ 1 प्लस क्यू अपॉन पी इंटू में डीपी अपॉन में डी क्यू. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम जानते हैं क्या होता है जी, चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस इनटू में प्राइस अपॉन में क्वांटिटी विद नेगेटिव साइन. ये होता है जी. आप इसको देखेंगे, इस फ्रेज को आप इससे कंपेयर करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल दिखाई दे रहा है. क्यू अपॉन पी के बदले पी अपॉन क्यू है, डीपी अपॉन डी क्यू के बदले डी क्यू अपॉन डीपी. ये बिल्कुल एक दूसरे का रेसिप्रोकल है. तो इसके बदले यहाँ पर व्हाट कैन आई राइट, प्राइस इनटू में 1 प्लस 1 अपॉन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नेगेटिव मिसिंग था वो मैंने यहाँ लगा दिया. तो रिलेशनशिप क्या निकल के आया कि मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो क्या होता है, प्राइस इनटू में 1 माइनस 1 अपॉन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. So this will become the relationship between MR, price and the elasticity.
ये आपको वैसे भी याद रहना चाहिए, बहुत जगह हमारा यूज होने वाला। अभी हमारे पे टॉपिक आएगा, लर्नर इंडेक्स आएगा, वहां पर भी यूज होगा। इनवर्स प्राइस इलास्टिसिटी रूल आएगा, वहां पर भी इस रिलेशनशिप पे यूज होगा। आई कैन यूज दिस रिलेशनशिप एनीवेयर, हर बार मैं डिराइव नहीं करूंगा, ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। नाउ लुक एट द स्क्रीन्स प्लीज, एवरीबडी जस्ट लुक एट द स्क्रीन्स, प्लीज प्लीज प्लीज, स्टॉप एडिटिंग, स्टॉप एडिटिंग, स्टॉप एडिटिंग। मैंने कहा यानी कि एमआर में और प्राइस में क्या रिलेशन है? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्राइस इलास्टिसिटी। कहता हाँ जी, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्राइस इलास्टिसिटी। अब एक बात को समझने की कोशिश करिएगा प्लीज आप मेरे कहने से। आपने वो सुना है पॉइंट मेथड, पॉइंट मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? सुना भी सब लोगों ने, बचपन में सुना होगा। लेंथ ऑफ लोअर सेगमेंट अपॉन में लेंथ ऑफ अपर सेगमेंट, सबने पढ़ा नहीं पढ़ा ये वाला? बताइए। मैंने कहा एक लीनियर डिमांड कर्व है मेरे पास। कहता हाँ जी डिमांड कर्व है, यहाँ पे मैंने प्राइस दिखाया, यहाँ क्वांटिटी दिखाई। अगर ये जो पॉइंट है, इफ दिस इज अ मिड पॉइंट, यहाँ पे प्राइस इलास्टिक का क्या फॉर्मूला होता है जी? लेंथ ऑफ लोअर सेगमेंट अपॉन में लेंथ ऑफ अपर सेगमेंट, यही है। तो जो मिड पॉइंट है, इफ इट इज अ मिड पॉइंट, तो लोअर सेगमेंट ये है और अपर सेगमेंट ये है, तो दोनों बराबर होंगे ना। तो मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितनी होती है बताना बेटे? 1 होती है, याद है सबको इतना? Yes, sir. और एग्जैक्टली जो इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे बना रहे हैं, यहाँ पे लोअर सेगमेंट कितनी है? 0। अपर सेगमेंट क्या है? ये पूरी है। तो 0 अपॉन समथिंग, आंसर इज 0। यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी कितनी होती है? 0 होती है। जो वर्टिकल एक्सिस पर इंटरसेप्ट बना रहे हैं, यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी कितनी होती है? लोअर सेगमेंट तो पूरी है कुछ ना कुछ, अपर सेगमेंट इज 0, समथिंग अपॉन 0, आंसर इज इन्फिनिटी। इस सेक्शन में यहाँ पर अब किसी भी पॉइंट पे इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करेंगे तो लोअर सेगमेंट, मान लो यहाँ पे कर रहे हो, तो लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट, सेगमेंट, तो डिनोमिनेटर बड़ा है तो आंसर लेस देन 1 होता है। तो इस सेक्शन में प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है और इस सेक्शन में प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। ये बात सबको याद है? हाँ जी। Yes. Yes, अब sir. मैं यहाँ पे एक Yes, sir. स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, वो समझ लेना आप। अलोंग अ लीनियर डिमांड कर्व, along a linear demand curve, slope is constant, but price elasticity of demand is different at every point. अगर मेरा डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है, इसके हर पॉइंट पे स्लोप कांस्टेंट है ना, स्ट्रेट लाइन की स्लोप बराबर होती है, तो स्लोप तो इसकी कांस्टेंट है, लेकिन इसकी इलास्टिसिटी हर पॉइंट पर क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ये स्टेटमेंट सबको समझ में आती है? अलोंग अ लीनियर डिमांड का स्लोप कांस्टेंट है और प्राइस इलास्टिक डिमांड हर पॉइंट पर इसका वेरी करता है। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट यहां तक जी? No, sir. आगे देखिए, अगर मैं रिलेशनशिप जो मैंने ऊपर लिखा था उसको मैं नीचे कॉपी कर लेता हूं। ये रिलेशनशिप जो हमने यहां बनाया था, हमने इसे कॉपी कर लिया जी। अब मैं यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व की डेरिवेशन देखना चाहता हूँ। देखो किसी भी पॉइंट को बनाने कर्व को 2 पॉइंट चाहिए ना कम से कम, हम 2 पॉइंट ले रहे हैं। मैंने कहा इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इंफिनिटी एंड इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। बताओ ये रिलेशनशिप क्या दिखाता? अगर हमने इलास्टिसिटी को इन्फिनिटी रख लिया, इलास्टिसिटी को इन्फिनिटी रख लिया, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी इज व्हाट? 0। तो ये क्या बन गया? 1 माइनस 0 इज 1। तो P और MR बराबर हो जाएंगे। MR इक्वल टू प्राइस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो मैंने कहा भैया यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस आपस में बराबर है। और मैंने कहा नहीं यार, अगर मैंने इलास्टिसिटी को 1 रखा, अगर मैंने इलास्टिसिटी को 1 रखा, 1 अपॉन 1 आंसर इज 1, 1 माइनस 1 आंसर इज 0, 0 इंटू समथिंग इज 0, तो MR मेरे पास 0 आ जाएगा। यहाँ पे MR मेरा 0 आ गया। और भी आप निकाल सकते हो, मेरे काम के लिए, मेरे को 2 पॉइंट चाहिए थे, मैंने इजी वाले निकाल लीजिए। तो जिस समय इलास्टिसिटी
इन्फिनिटी है, यानी कि इस पॉइंट पर, लुक एट द स्क्रीन प्लीज, जिस समय इलास्टिसिटी इन्फिनिटी यानी कि इस पॉइंट पर, यहां पर डिमांड कर्व यानी कि प्राइस और एमआर सेम है क्या था, तो मैंने यहीं पे पॉइंट लगा दिया। और जिस समय प्राइस इलास्टिसिटी 1 है यानी कि इस पॉइंट पर मिड पॉइंट ऑफ द डिमांड का, यहां पे एमआर 0 है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एमआर होगा 0, यानी कि ये वाला मैंने पॉइंट मार्क कर दिया जी, कोरस्पॉन्डिंग दिस एमआर इज 0। और इन दोनों को उठा के मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरे पास मार्जिनल रेवेन्यू का ड्रॉ हो गया जी। यहां तक किसी को डाउट? ये अभी ऊपर भी हमने बनाया था, हमने वहां पे इक्वेशन से बनाया, तब भी ऐसे बना था, और हमने यहाँ पे इलास्टिसिटी रूल से निकाला, तो भी हमारे पास वही बन के आया। अब मैं यहाँ पे आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ वो बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल। इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे डिमांड कर्व कैसा होता है, याद है किसी को? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। प्राइस इलास्टिसिटी हर जगह, यहां 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 हर जगह इलास्टिसिटी 1 है इसकी। जानते सब लोग क्यों है ये? पता हो तो हाँ करना, नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। संशिता जी आप बताइए, इसके हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी 1 क्यों है? सो उसका स्लोप डिक्रीज कर रहा है। स्लोप से कोई मतलब नहीं है मैम, यहाँ पे इलास्टिसिटी इसकी 1 क्यों है, मैं कह रहा हूँ इसके हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी 1 है, क्यों? सर मैं शिविका जी ऐसे नहीं बोल सकते, हैंड रेस करना पड़ेगा तब आपसे बात हो पाएगी। तान्या जी आप बताएंगे? आई डोंट नो, ओके। सृष्टि जैन आप बताएंगे? सृष्टि जी कैमरा ओपन करके प्लीज बात करिए मेरे से, आई रिक्वेस्ट यू स्विच ऑन योर कैमरा प्लीज। हाँ जी बोलिए जी। नॉट ऑडिबल मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, सॉरी बच्चे। शिविका आप कैमरा ओपन करके प्लीज बात करेंगे मेरे से? Sir, actually, I've not given access to a webcam for this Zoom, so I can open camera from the next class, perhaps. ओके अच्छा, आप आंसर बताइए। Sir, because P and Q are equal and they're changing by the same amount, like तो the पी एंड change in क्यू, P is पी equal to एंड change in क्यू, Q. तो उससे क्या फर्क पड़ गया? So then it will form a rectangular hyperbola, and applying the formula of elasticity will get one. हाउ, विच फॉर्मूला? टेल मी द फॉर्मूला। Um, just a second, I remember it. अर्चिता जी आप बताएंगे? 11वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाया जाता है कि इलास्टिसिटी 1 होती है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। अर्चिता जी बताइए। हर पॉइंट पे लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट की जो वैल्यूज आएंगी वो इक्वल होंगी। हर पॉइंट पे लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट की जो वैल्यू आएगी बराबर होएगी। तो पहले बताओ यहाँ पे अपर सेगमेंट, मान लो मैं ए पॉइंट पर हूँ, यहाँ पे अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट लूँ क्या मैं? फंक्शन नॉन लीनियर है। खतरनाक खिलाड़ी हो तुम सारे, सुन लो ध्यान से। यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा बचपन में? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो क्या कहता है? प्राइस और एक्सपेंडिचर का रिलेशन चेक करते हैं। अगर तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर, तो इलास्टिसिटी होती है <1। इनवर्स रिलेशन होता है तो इलास्टिसिटी होती है <1। एंड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, अगर टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है तो हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी 1 होती है। पता है ये बात? और टोटल एक्सपेंडिचर कैसे दिखाते हैं? जब भी कोई डिमांड कर्व आप ड्रॉ करते हैं, मान लो आपने डिमांड कर्व ड्रॉ किया, आपने कहा जी मैं इस पॉइंट पर बैठा हूँ, लेट सपोज ये पॉइंट है ए पॉइंट पर P1 प्राइस है, Q1 क्वांटिटी है, ये डिमांड कर्व है आपका। तो ये जो रेक्टेंगल आपने बनाया है, ये रेक्टेंगल बन के तैयार हुआ है, इसका जो एरिया है, ये एरिया क्या होता है? ये एरिया एक्सपेंडिचर होता है। एरिया
इसमें से कैसा था, प्राइस इंटू क्वांटिटी, मतलब ये प्राइस है, ये क्वांटिटी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सारा एरिया आएगा नहीं आएगा। तो किसी भी पॉइंट पे जब आप कोई रेक्टेंगल बनाते डिमांड करोगे विद द हेल्प ऑफ द एक्सिस, जो उसका एरिया होता है वो एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब मेरी एक छोटी सी बात सुनना, मान लीजिए मैंने कहा प्राइस है क्वांटिटी है, कहते 10 रुपये प्राइस था, 100 यूनिट्स डिमांड करते थे, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया जी, हमने कहा 1000 हो गया। हमने कहा जी प्राइस हो गया कितना, कहते जी प्राइस 20 हो गया, मैंने कहा डिमांड हमने कम कर दी 50 कर दी, कहते एक्सपेंडिचर कितना है 1000। तो यानी कि एक्सपेंडिचर अगर सेम है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस, तो हम कहेंगे जी प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। ये चीज ड्यू टू चेंज इन द प्राइस एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट, तो प्राइस इलास्टिसिटी 1 हो गई। डायग्राम के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए मैंने कहा जी मैं इसको डायग्राम पे बनाना चाहता हूँ, मैंने कहा जी जब 10 रुपये 10 रुपये जब प्राइस था, तो आप 100 यूनिट्स डिमांड किया करते थे, आप इस पॉइंट पर थे। कहता ओके, तो ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया कितना हो गया, कहता है इसका एरिया हो गया 1000। हमने कहा जी प्राइस हो गया डबल, यानी कि प्राइस हो गया 20। कहता क्वांटिटी कितनी होगी, मैंने क्वांटिटी होगी 50। तो ये जो रेक्टेंगल अब बन के तैयार हुआ ब्लू वाला, इसका एरिया भी कितना होगा भैया बताओ, 1000। 1000। और मैथमेटिक्स कहता है अगर दो रेक्टेंगल का एरिया सेम है तो इसके ऊपर से जो कर्व बन के जाएगा दैट कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसीलिए प्राइस इलास्टिसिटी जब 1 होती है तो डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो। समझ में आई बात, चीजें ना समझ लिया करो। जब 11वीं में जिसने पहली बार पढ़ाई थी ना, उसी से पूछ लेते भैया ऐसा क्यों होता है, तो आज ये प्रॉब्लम नहीं आती। कहने को तुम सेमेस्टर 4 में आ गए हो, तुम्हें ये नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं। अब सबको क्लियर है, Yes, sir. एक जने की आवाज आती है जब पूछता हूं तो। एवरीथिंग इज क्लियर टिल हेयर? यस सर। यस सर। चलो जी, अब मुझे एक बात बताइए, इसके हर पॉइंट पर क्या चीज कांस्टेंट है, इलास्टिसिटी। हर जगह इलास्टिसिटी 1 है, बोलो हाँ या ना। अब मैं यहां भी स्टेटमेंट लिख रहा हूं, when demand curve is rectangular hyperbola, when demand curve is rectangular hyperbola, price elasticity of demand is constant at 1, but slope is different at every point. Say yes or no? इसके हर पॉइंट नॉन लीनियर फंक्शन है, एक नॉन लीनियर कर्व के स्लोप हर पॉइंट में चेंज हो रही है, स्लोप हर बदल रही है। यहाँ पे स्लोप कुछ हो रहे हैं, यहाँ स्लोप कुछ हो रहे हैं, यहाँ स्लोप कुछ हो रहे हैं, यहाँ स्लोप कुछ, हर जगह स्लोप चेंज हो रही है ना मेरी। बट प्राइस इलास्टिसिटी इज कांस्टेंट एट 1 थ्रू आउट द कर्व। ये बात समझ में आती है? मुझे बस एक बात बताइए, जब इलास्टिसिटी 1 होती है तो एमआर कितना होता है, 0। जब प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड 1 होता है तो एमआर कितना होता है, 0। यहां पर इलास्टिसिटी कितनी है बताओ, 1। एमआर इज 0। यहां पर इलास्टिसिटी कितनी है, 1, एमआर इज 0। यहां इलास्टिसिटी कितनी है, 1, एमआर इज 0। तो एमआर कर्व बनेगा कैसे, एमआर कर्व बनेगा एक्स एक्सिस को कोइंसाइड करता हुआ। दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, समझे? दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। तो यहां पे इधर देखना बच्चे ध्यान से प्लीज, एक सेकेंड। जो मैंने रिलेशनशिप डेवलप किया था ये वाला, दिस रिलेशनशिप की एमआर की स्लोप डबल होती है डिमांड कर्व की स्लोप से। क्या मतलब था इसका, जिस रेट से डिमांड कर्व गिरता है उसके डबल रेट से एमआर गिरता है, ये मतलब था ना। ये आप डेटा में चेक करते देखो, यहाँ पे 1 कम हुआ, यहाँ पे 1 कम हुआ, या 1 कम हुआ, या 1 कम हुआ, एक ही करके गिर रहा है। बट एमआर 2 2 2, जिस रेट से डिमांड कर्व गिर रहा है उससे डबल रेट से एमआर गिर रहा है ना। लेकिन क्या यहां पर ऐसा हुआ, नहीं, वो रिलेशनशिप खत्म हो गया। नाउ द स्लोप ऑफ एमआर इज नॉट ट्वाइस ऑफ द स्लोप ऑफ डिमांड का, वो रिलेशनशिप खत्म हो गया। पता है क्यों खत्म हो गया, क्योंकि हमने जो हमने वहां पे 2 कंडीशन लगाई थी, एक कंडीशन हमने वायलेट कर दी। कौन सी कंडीशन, लीनियर डिमांड। कौन सी कंडीशन, लीनियर डिमांड का, या डिमांड का मेरा लीनियर नहीं है, इसलिए वो रिलेशनशिप भी खत्म हो गया। ये बात समझ में आती है? तो ये सारी कहानी मैंने आपको इसलिए समझाई है, इस बात को साबित करने के लिए
ये जो कंडीशन मैंने यहाँ लगाई थी कि अगर मेरा डिमांड कर्व लीनियर नहीं है तो ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। सिर्फ इतनी सी बात मैं बताना चाहता था, इसलिए ये मेरे को सारी लल्ला लोरी डेरिवेशंस ये सब मुझे सिखाना पड़ गया जी, सिर्फ इस बात को समझाने के लिए कि स्लोप ऑफ एम आर इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ये रिलेशनशिप सिर्फ तब एग्जिस्ट करेगा जब दो कंडीशन एक साथ लगेगी। कौन कौन सी? लीनियर डिमांड कर्व एंड यूनिफॉर्म प्राइसिंग। मैंने अभी क्या किया, एक कंडीशन दूर करी, एक कंडीशन दूर करी, रिश्ता खत्म। अब मैं दूसरी कंडीशन के लिए आपको बहुत सारी कहानी सुनाऊंगा, फिर लास्ट में जाकर उसका रिजल्ट निकलेगा क्या, कि अगर यूनिफॉर्म प्राइसिंग नहीं होगी तो वो रिश्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके पहले मुझे सीखना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म प्राइसिंग क्या होता है, कैसे होती है, वो कहानी सिखानी पड़ेगी। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं। एनी डाउट स्टिल हेयर? एवरीबॉडी प्लीज आंसर टू मी। एनी डाउट स्टिल हेयर? नो सर। No, sir. चलो ध्यान से सुनिएगा प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। नाउ थोड़ा थोड़ा एग्जामिनेशन टॉपिक की तरफ हम मूव कर रहे हैं, ठीक है? ध्यान से देखिए प्लीज। एक टर्म होती है दोस्त यूनिफॉर्म प्राइसिंग, और एक टर्म होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यूनिफॉर्म प्राइसिंग एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। इसके बिना तो कभी आज से ड्यू का पेपर बना ही नहीं है, ना ही बनेगा। हाँ बट ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, मैं आपको अब खाली उसका छोटा एरिया बता रहा हूँ। देखो जी, डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है? डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है, एक ही प्रोडक्ट को या एक ही सर्विस को हम अलग अलग प्राइस पर बेच रहे हैं, उसको हम डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग तरीके से किया जाता है, टाइप्स होते हैं, ऐसी कैटेगरी होती है। आप उसको कोई को कहता है टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। इसका एक्चुअल फॉर्मल नेम जो है वो होती है डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 को बोलते हैं डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3। अलग अलग टाइप्स के डिस्क्रिमिनेशन। बहुत सारे लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जैसे एक डॉक्टर है, वही डॉक्टर आपको 100 रुपीज में कंसल्टेशन दे देता है और वही डॉक्टर आपको 1000 रुपीज लेता है। कहता है क्या मतलब? एक हॉस्पिटल है, सुबह उस डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो ओपीडी लगती है, जनरल ओपीडी जो होती है, उसमें लाइन में लगोगे, कार्ड बनवाओगे, 100 रुपये पे करोगे और उस डॉक्टर से कंसल्टेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन वही डॉक्टर इवनिंग आवर्स में अगर अपने पर्सनल क्लिनिक पर बैठता है तो वो वहां पे 1000 रुपीज आपसे चार्ज करता है। डॉक्टर सेम, सर्विसेज सेम, बट प्राइस डिफरेंस है ना। एक मूवी आपने देखनी है, फॉर एग्जाम्पल आजकल कोई मूवी चल रही है, पुष्पा 2, 3, 4 जो भी चल रही है, ठीक है, एक मूवी आपने देखने जाना है। आप कहते हो जी मेरे तो संडे को छुट्टी है, मैं तो संडे को देखने जाऊंगी, वो भी रात को जाऊंगी 9 बजे पापा के साथ में, ठीक है। आपने डायरेक्टर्स कट की टिकट देखी, संडे को रात को 9 बजे। अब चेक कर लें, डायरेक्टर्स कट की टिकट 2500 रुपये से कम नहीं आएगी एक जने की, कम से कम इतनी की आएगी। लेकिन वही सीट, मैं सीट चेंज करनी होगा कि आगे की सीट लो, उसी सीट की उसी थिएटर की मंडे की टिकट ले लेना, आपको सस्ती मिल जाएगी। ऐसा है ना। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 3 दिन टिकटें होती है जी महंगी, और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे टिकट होती है सस्ती। कहते हैं ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इलास्टिसिटी। क्योंकि मंडे टू थर्सडे नॉर्मली लोग वर्किंग होते हैं, वो लोग मूवी देखने नहीं जाते, डिमांड इज लेस, तो इसलिए प्राइस इज लेस। फ्राइडे, सैटरडे, संडे पीक डेज होते हैं, सब लोग वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं, तो इसलिए डिमांड इज हाई। तो ये बात थिएटर वाले को पता है, इसलिए उसका प्राइस भी हाई है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन ही तो है, और क्या है? सेम मूवी, सेम थिएटर, सेम सीट पे, अगर इस दिन देखोगे तो टिकट अलग प्राइस की, इस दिन देखोगे टिकट अलग प्राइस। दिस इज द कैटेगरी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, राइट? तो ऐसे अलग अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। मैं यहाँ पे आपसे जो बात करना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ फर्स्ट डिग्री डिस्क्रिमिनेशन, या इसका नाम होता है परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है। मैं अभी आपको यहाँ पे सिर्फ क्या समझाना चाह रहा हूँ, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की मैं कहानी सिखाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले यूनिफॉर्म प्राइसिंग, स्टॉप राइटिंग है, स्टॉप राइटिंग, बस ये हो जाएगी, पीडीएफ शेयर हो जाएगी, डोंट वरी, बिल्कुल चिंता ना करिए। देखिए कहानी क्या है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ध्यान से।
यूनिफॉर्म प्राइसिंग क्या है? यहाँ पे जो स्टूडेंट में से सबसे ज्यादा बात कर रही है दृशिका गौतम, दृशिका जी से हम बात करते हैं। दृशिका जी, मान लीजिए आप एक वो है, कंज्यूमर है, ठीक है, एंड आई एम द मोनोपोलिस्ट, ठीक है। आप मेरे पास आए, आपने कहा सर आई वुड लाइक टू परचेज 1 यूनिट फ्रॉम यू, आप कितना प्राइस चार्ज करेंगे? मैंने कहा दृशिका कितनी यूनिट लेंगी? कहते सर 1 यूनिट लूंगी। मैंने कहा अगर आप मुझसे 1 यूनिट लेंगे मैं आपसे 10 रुपये चार्ज करूंगा, तो मेरा रेवेन्यू कितना हो जाएगा जी? 10. 10 हो जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा जी मेरा? 10। 10. दर्शिका कहती सर अगर मैं 2 ले लूंगी तो कितने का लगाओगे? एज डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, अगर मैं 2 यूनिट ले लूंगी तो कितने का लगाओगे? मैंने कहा चल 9 रुपीज ईच दे दियो, 9 रुपीज ईच। तो कितना रुपया आप मुझे पे करेंगे? 18। 18. तो यहाँ एमआर हो गया 8। मैंने फिर ये कहती सर अगर 3 ले लूंगी तो मैं कहा चल 8 रुपीज ईच दे दियो। कैसे 4 ले लूंगी तो मैंने कहा चल 7 रुपीज ईच दे दियो, लाइक दिस। ओके, कहाँ पे सेटलमेंट होनी है वो बात की बात है। लेकिन अगर मान लीजिए ये मेरे से 3 यूनिट खरीदती है तो इसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 24 रुपए देने पड़ेंगे, 8 रुपीज ईच इसको प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं इसको डायग्राम को बनाता हूँ, मुझे पता है बहुत अच्छे से कि डेटा है तो डेटा से यहाँ पे ऐसे आना चाहिए, लेकिन स्टिल मैं इसको इक्वेशंस की तरह ही बना रहा हूँ कि भाई ये मेरा डिमांड कर्व है एंड दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू, दिस इज डिमांड कर्व एंड दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो प्लीज बता सकता है मुझे। अच्छा, यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है बेटा? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, से यस और नो? Yes, sir. तो अगर 10 डिवाइड बाय 1 करोगे तो 10 आएगा, 18 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 9 आएगा, 24 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 8 आएगा। तो प्राइस इज नथिंग बट एवरेज रेवेन्यू। तो मैंने डिमांड कर को ही क्या बोल दिया, भैया यही मेरा एवरेज रेवेन्यू भी है। तो दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है मुझसे पूछ लीजिए प्लीज। एनी डाउट स्टिल हियर? चलो, अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी सुनना ध्यान से। क्या है? एक स्टोर है, कपड़े का कोई स्टोर, मान लो यूसीबी, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन, ठीक है जी। मैं यूसीबी के स्टोर पे गया, मैंने कहा भाई ये एक ऐसी हुडी दे दे मेरे को, ये यूसीबी की। कहते हैं सर एक क्वांटिटी खरीदोगे? मैंने कहा हाँ जी। कहते कितने की है? कहते जी 5,000 रुपये की। तो टोटल रेवेन्यू जो बना वो कितना बना जी? 5,000। और फर्म के हिसाब से जो यूसीबी स्टोर है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैंने उसको 5, आई एम कस्टमर दे, उसने, मैंने एक उससे खरीदा, उसने मेरे को ऐसे 5,000 रुपये का दे दिया। ओके, जब मैंने बिलिंग कराई ना, जब मैंने बिलिंग कराई, उसने 5,000, मैंने उसको डेबिट कार्ड दिया, कोई भी कार्ड दिया या कैश पे, कैसे मैंने पेमेंट की 5,000 रुपये की। तो जब उसने बिलिंग करी तो उसने मेरे को 1,000 रुपये का वाउचर दे दिया। मैंने कहा क्या है भाई ये? कहते इंग्लिश में लिखा है। मैंने कहा इसलिए तो पूछ रहा हूँ क्या है भाई, पढ़ के बता दे, मेरे को तो आती नहीं। कहते जी इसका मतलब ये है कि अब जब आप दोबारा हमसे कोई सामान परचेज करोगे तो हम आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट देंगे। मैं कहा दोबारा तो पता नहीं भाई मैं कब आऊंगा, तो एक काम कर, ये 5,000 रुपये का जो बिल है इसी में कम कर दे 1,000 रुपये। वो कर देगा? आप बताओ करेगा? नहीं करेगा ना। लेकिन अगर मैं सेकंड जैकेट उससे परचेज करता हूं, इफ आई परचेज सेकंड जैकेट फ्रॉम हिम, मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 4,000 रुपये। 1,000 तो वाउचर लग जाएगा। तो उसको कितने रुपए मिलेंगे टोटल? रेवेन्यू कितना हुआ उसका टोटल? 8,000 8,000 9,000? 9. 9,000. 9,000। उसने सेकंड जैकेट का प्राइस कम किया ना, फर्स्ट का थोड़ा ना किया है। फर्स्ट यूनिट उसने अलग से बेची 5,000 रुपए की, दूसरी यूनिट अलग से बेची 4,000 रुपए की। उसने 4,000 रुपीज ईच तो नहीं बेचा ना मुझे। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे यूनिफॉर्म प्राइसिंग नहीं है। एवरी यूनिट इज सोल्ड एट अ डिफरेंट प्राइस, दिस इज अ मिसिंग थिंग। ईच, जैसे हमने यहाँ पे कहा था 10 रुपीज ईच, 9 रुपीज ईच, 8 रुपीज ईच। तो टीआर कैसे निकाल था? प्रोडक्ट करके दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टी, ऐसे निकाला था। बट हेयर 4,000 ईच नहीं है,
दूसरी जैकेट का प्राइस 4,000 रुपए है, पहली जैकेट का प्राइस 5,000 ही। आप मेरी बात समझ गए? मान लो मैंने सेकंड बिलिंग कराई, उसने मुझे अब 1,000 2,000 का वाउचर दे दिया, क्या पता कंपनी स्कीम है ऐसी, 2,000 का वाउचर दे दिया कि फर्स्ट परचेज पे 1,000 का वाउचर मिलता है, सेकंड परचेज पे 2,000 का वाउचर मिलता है। अगर उसने मुझे 2,000 का वाउचर दे दिया, तो अगर मैं उससे तीसरी जैकेट परचेज करूंगा जिसका एमआरपी 5,000 है, मुझे एक्चुअल कितना देना पड़ेगा? 3,000, 3,000 देना पड़ेगा। तो रेवेन्यू उसका कितना हो जाएगा? 12,000। 12,000। इट्स नॉट 3,000 ईच ना, इट्स नॉट 3,000 ईच। ये बात सबको समझ आ रही है या नहीं आ रही? Yes, sir. तो मार्जिनल रेवेन्यू जब निकालोगे तो कितना आया? 4,000। कितना आया? 3,000। ऐसे आएगा ना एमआर। तो यहां पे इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग ईच यूनिट एट डिफरेंट प्राइस। और वो प्राइस क्या होता है? वो प्राइस होता है रिजर्वेशन प्राइस। वो प्राइस क्या होता है जी? रिजर्वेशन प्राइस। रिजर्वेशन प्राइस क्या होता है? द मैक्सिमम प्राइस द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। और हर अगले यूनिट का रिजर्वेशन प्राइस कम होता है बिकॉज ऑफ द असम्पशन ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर वो हर जैकेट मुझे 5,000 की देगा तो मैं शायद सेकंड और थर्ड खरीदूंगा ही नहीं, क्योंकि पहली यूनिट की एमयू मेरी ज्यादा थी, फर्स्ट जैकेट की एमयू ज्यादा थी, तो मैं उसको महंगे में भी ले सकता हूं। लेकिन सेकंड की एमयू गिर जाएगी, थर्ड की एमयू और गिर जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी उसकी फॉल करेगी, तो आई विल नॉट पे 5,000 रुपीज टू हिम फॉर ईच यूनिट। इसलिए ये डिस्क्रिमिनेशन है। पहली जैकेट 5,000 की मिलेगी, दूसरी एक्स्ट्रा 4,000 देने पड़ेंगे, तीसरी एक्स्ट्रा कम, यानी हर यूनिट अलग अलग प्राइस पे मिलेगी। और वो प्राइस क्या है? वो प्राइस है रिजर्वेशन प्राइस। जब आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा उस समय बताऊंगा कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग द रिजर्वेशन प्राइस ऑफ ईच यूनिट फ्रॉम द कंज्यूमर। कंज्यूमर से हम उसका रिजर्वेशन प्राइस चार्ज करते हैं। खैर वो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा, मैं बस आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे एक यूनिट, 2, 3, 4 प्राइस, पीआर और एमआर, ध्यान से देखिएगा प्लीज। मान लो पहला यूनिट का रिजर्वेशन प्राइस 10 था, तो उसने 10 रुपए ले लिए। सेकंड उसने 9 रुपीज ईच नहीं बोला, सिर्फ सेकंड अगर लोगे तो अलग से 9 रुपए देने पड़ेंगे, रेवेन्यू हो गए टोटल 19। 8 रुपीज ईच नहीं है ये। थर्ड यूनिट के लिए आपको 8 रुपए अलग से देने पड़े, इसके लिए 7 रुपीज ईच नहीं है, ये एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर। ये बात सबको समझ में आ रही है? एवरीबॉडी प्लीज से, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यार सारे स्टूडेंट्स का आंसर मेरे को चाहिए यहाँ पे। शिविका, सान्या, रश्मि, गुंजन, राजीव, देव, एवरीबॉडी प्लीज आंसर टू मी। यहां तक सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना आएगा? 10, 9, 8, 7। यहां पे अगर आप देखो ध्यान से तो प्राइस और एमआर कोइंसाइड कर गए। यहां पे अगर मैं डिमांड कर्व ड्रॉ करूंगा, इफ आई ड्रॉ द डिमांड कर्व हेयर, तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व है मेरे दोस्त, वही मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। तो वो जो रिलेशनशिप था कि एमआर की स्लोप डबल होती है डिमांड कर्व की स्लोप से, वो रिश्ता टूट गया है। वो रिश्ता क्यों टूट गया है? क्या चीज मिसिंग है? क्या मिसिंग है यहाँ पे? Uniform pricing. यूनिफॉर्म प्राइसिंग मिसिंग है। इसीलिए अगर यूनिफॉर्म प्राइसिंग का आपने कंसेप्ट छोड़ा या लीनियर डिमांड कर्व का कंसेप्ट, दोनों एक साथ होने, तो लीनियर तो है, लीनियर तो है, लेकिन क्या नहीं है यहाँ पे? यूनिफॉर्म प्राइसिंग नहीं है। अब एक बात और सिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। दुनिया याद करके बैठी है, रट्टा मार के बैठी है कि प्राइस कह दो, एआर कह दो, एक ही बात होती है। लेकिन हेयर प्राइस इज प्राइस एंड इट इज नॉट इक्वल्स टू एआर। ये नहीं है एआर। दिस डिवाइड बाय 3 8 तो नहीं आता, 34 डिवाइड बाय 4 7 तो नहीं आता। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, जो टोटल रेवेन्यू है वो प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी भी नहीं है। P इंटू क्यू इज नॉट टीआर। तो जब कभी आपने डिमांड कर्व पे ऐसा लिखा हुआ देखा कि D इज इक्वल टू ए आर, नॉर्मल लिख देते हैं हम डिमांड कर्व पे, एवरेज नॉर्मल लिख देते हैं। तो जब ये लिखा हुआ दिख जाए कहीं, तो इसका सीधी इंप्लीकेशन क्या है कि भैया ये यूनिफॉर्म प्राइसिंग की बात हो रही है। जब भी डिमांड इज इक्वल टू ए आर आपको कहीं लिखा हुआ दिख जाए, तो इसका मतलब क्या है बेटा? आपका यूनिफॉर्म प्राइसिंग की बात हो रही है।
कितनी बात सबको समझ में आती है जी? हाँ जी। Yes, sir. यस सर। तो इसलिए मैं जो ऊपर के डायग्राम जब मैंने यहाँ पे बना रहा था, देखो मैंने जाम से लिखा नहीं था, अब मैं उसको लिख रहा हूँ। देखिए मैं लिखा D इज इक्वल्स टू AR। कहते क्यों लिखा, कहाँ बात लिखी है ये कि ये यूनिफॉर्म प्राइसिंग है? मैंने कहा भाई जब आप ऐसे निकाल रहे हो कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू P इंटू Q, तो क्या मतलब है इसका? यूनिफॉर्म प्राइसिंग कि जितनी क्वांटिटी बेच रहे हो एक गिवन प्राइस पे, भाई P इंटू Q अगर लग गया फॉर्मूला TR का, तो इसका मतलब ही यूनिफॉर्म प्राइसिंग होता है। ये बात सबको समझ में आती है? हाँ जी। Yes, अब sir. एक बात सुनना बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा प्लीज। यहाँ देखो अभी स्क्रीन आपके सामने है, एक यूनिफॉर्म प्राइसिंग लेफ्ट में है, एक राइट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत वास्ट टॉपिक है, डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये सिर्फ एक मैंने आपको बात बतानी चाहिए कि अगर यूनिफॉर्म प्राइसिंग नहीं होगी तो वो रिश्ता टूट जाएगा। कौन सा रिश्ता? स्लोप ऑफ MR इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, राइट? बेटा अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लीनियर डिमांड कर्व्स के बारे में बात करी है, बस एक बार लीनियर वाली चीज को छोड़ी थी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमने बनाया था, ठीक है? तो आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? मैं एक बार यहाँ पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ, मीटिंग को रोक रहा हूँ और बात कर रहा हूँ, ठीक है?